साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय देश में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, आर पार की जंग। आप ये समझ लीजिए कि दीपक बुझने से पहले कैसे फड़फड़ाता है, वैसी ही हालत है। और हालत इतनी खराब है कि सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। उनको आरोपों के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया है। और तब मैं कहता हूं दोस्तों, मैं देखिए पिछले कुछ दिनों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पर कई कहानियां बना चुका हूं। मैं सैल्यूट करता हूं दोस्तों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को सैल्यूट कीजिए। जिस तरीके से वो जुडिशरी में आमूल चूल सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, आम लोगों के हित में। और इस देश में जो लोग सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके लिए आज तो कहानी जब मैं बना रहा हूं ना दोस्तों, तो बड़ा मजेदार वाकया भी आ गया प्रधानमंत्री मोदी का। आज की कहानी में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी दोस्तों, ऐसी कहानी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लेकर कैसे आर पार की जंग चल रही है, किस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऐसा सटीक निशाना लगाया। निशाने पर तो कोई और था, लेकिन दर्द किसी और को हो रहा है। पूरा शरीर दर्द से कराह रहा है इंडी गठबंधन में। और मजे की बात देखिए, कई सारे पूर्व जजों की फौज उमड़ पड़ी है, हड़कंप मच गया है। कभी आपको ऐसा दिखेगा नहीं। आज की कहानी आप देखिए और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जय सिया राम, आज का कमेंट जरूर कीजिए। ये इसलिए बोलता हूं दोस्तों ताकि वो सॉलिडेरिटी एक मतता सामने आ सके, इसलिए कहता हूं। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और साथ ही दोस्तों, HB मेलोडी पर बहुत दिनों के बाद मैंने कोई नया गीत जो मैंने खुद लिखा है, और वो भी 3 दशक से भी ज़्यादा, 3.5 दशक पहले, अब तैयार किया है। मैंने खुद गाया है, मेरी ही आवाज़ में आपको दिखेगा, और मैंने शूट भी किया है मेरी टीम ने। बताइएगा कैसा लगा। कई लोग बोलते हैं कि आपका ये दूसरा रूप है, लेकिन दोस्तों क्या है, गीतों की दुनिया अलग है। वो हमको हमारे तरन्नुम को बना कर रखती है। तो आपको लगेगा कि हमने मौसम को लेकर ये गीत तैयार किया है। दूसरा दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां को लेकर अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास है। खरीदिए, पढ़िए और बताइए आपको कैसा लगा। बल्क में खरीदना चाहें तो आपको ढेर सारा डिस्काउंट भी दिलवाने का प्रयास रहेगा। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, जय सिया राम व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कहानी आपको बताऊं दोस्तों कि क्यों इतनी बड़ी जंग शुरू हो गई। उससे पहले कल शाम को प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में शामिल होने पहुंचे। क्या बात कही है दोस्तों उन्होंने, मैं तो हैरान हो गया। कितनी बड़ी बात कह दी। हम और आप भूल गए होंगे, हिंदू संस्कृति को, धर्म को बदनाम करने के लिए कांग्रेसियों ने कितना बड़ा अभियान चलाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पुरानी याद दिलाई। ये 2 मिनट 2.5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, पूरा मन से जो जहर भरा है ना ये हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेसियों का, आपको पता चल जाएगा। बोलते हैं कि जब भारत का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम था, तो उसका नाम दिया गया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और आज जब देश की इकोनॉमी भाग रही है 8% से अधिक तेज ग्रोथ, तब तो कोई नहीं कहता हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। कैसे उन्होंने पूरे नैरेटिव को प्रस्तुत किया है, पूरा वीडियो सुनिए। साथियों, गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं उसका कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई ग्लोबल पावर हाउस कहता है। एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही है। लेकिन साथियों, आज भारत की जो तेज ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा, क्या कहीं पर आपने सुना, इसको कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकोनॉमी, तेज ग्रोथ कोई कहता है क्या?
हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को अनप्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ये टर्म उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया। अब आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की कहानी पर लाता हूं। सब धर्म से ही जुड़ा है मामला, ये बात आप समझ जाइए। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, ये देखिए। नुपुर शर्मा के समय थे लाडले, रोहिंग्या घुसपैठियों की बात आई तो हो गए विलेन। पूरा मामला धर्म से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जब नुपुर शर्मा के सामने टिप्पणी की थी तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग मचल रहे थे, उछल रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। अभी रोहिंग्या पर एक टिप्पणी की है, ऐसे जख्म उभर गए हैं, मत बोलिए। मातम मना रहे, मातम का आलम क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। इन लोगों ने अभी हाल ही में दोस्तों, अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, मतलब लेटेस्ट परसों की खबर है ये। इन लोगों ने, पूरे लेफ्ट लिबरल सिस्टम ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक खुला पत्र लिख दिया है। इसका नाम है द कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, CJAR चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि आपने जो रोहिंग्याओं के प्रति टिप्पणी की है वो खतरनाक है, वो अच्छा नहीं है, बचिए। वो रोहिंग्याओं के प्रति उमड़ रहा है प्रेम, और इतना उमड़ गया जो अपने देश का नागरिक तक नहीं है, जो हमारे गरीबों के अधिकार को जकड़ करके बैठा है। जो संपत्ति, जो सुख सुविधाएं हमारे देश के गरीब नागरिकों को मिलना चाहिए था, वो रोहिंग्याओं ने हड़प लिया है। उसके प्रति दर्द उमड़ रहा है और अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पत्र जो है ना, ये इनके सिस्टम के एक बड़े वकील हैं, बड़ा चेहरा, प्रशांत भूषण, उन्होंने पोस्ट किया है। देख रहे हैं ना क्या लिखा है? एन ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉर्मर जजेस, एडवोकेट्स एंड CJR वर्किंग ग्रुप। भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुला पत्र। पूर्व न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, CJR कार्य समूह की ओर से दिनांक 2 दिसंबर की सुनवाई के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध में की गई अमर्यादित टिप्पणियों के संदर्भ में अनडिग्निफाइंग रिमार्क्स। बताइए, ये तय करेंगे कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अमर्यादित टिप्पणी करता है। ये होता है संविधान का पालन करना। ये खोखले लोग हैं, इनको लगता है कि जो इनके जुबान में बसता वही संविधान है। बाकी संविधान की धज्जियां उड़ाने में इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों। अभी लेटर के बारे में तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि आखिर वो रोहिंग्या का मामला क्या है। बहुत संक्षिप्त में समझाता हूं। 2 दिसंबर को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया। मामला ये था कि एक एक्टिविस्ट है रीता मनचंदा, उसने ये कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ महीने पहले, मई महीने में, कुछ रोहिंग्याओं को उठाया, अब पता नहीं चल रहा है, इनका दिल बैठा जा रहा है। कहां गए मेरे रोहिंग्या? और रोहिंग्या को ढूंढ रहे हैं। अपने देश के नागरिक नहीं है, हमारे देश के गरीबों का अधिकार छीन कर बैठे थे, लेकिन ये रीता मनचंदा का दिल बैठ गया। सब काम छोड़ दिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सुना, बोला अच्छा। फिर इन लोगों ने कहा कि रोहिंग्या को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही भेजा जाना चाहिए। हैबियस कॉर्पस, जो भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का कानून है, बोल रहे हैं उस पर भी लागू कीजिए। फिर तो सब मांगेंगे कि इसको शिक्षा दीजिए, इसको नागरिकता भी दीजिए, इसको खिलाइए पिलाइए। 2 जजों की खंडपीठ, जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची, पूछा उन्होंने
क्या भारत सरकार ने कोई आदेश जारी किया है क्या जिसमें रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित किया गया है? अगर ये घुसपैठिए हैं तो हमारा उसको रखने का दायित्व है क्या? हम क्या रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करें? क्या हमारे देश में गरीब लोग नहीं है? क्या वो उन सुख सुविधाओं के हकदार नहीं है? क्या हम रोहिंग्या को दे दें? ये सवाल पूछा दोस्तों, ये सवाल भी पूछा कि आप आदेश दिखाइए भारत सरकार का कि ये रोहिंग्या भारत के शरणार्थी हैं, क्या आपके पास आदेश है? और तब सीजेआई ने ये सवाल पूछा कि उन्हें वापस भेजने में समस्या क्या है। वकील कहते हैं भेजिए, लेकिन कानून के अनुसार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं पहले तो ये रोहिंग्या अवैध रूप से सीमा पार करते हैं, सुरंग खोदकर बाढ़ लांघ कर भारत में घुसते हैं, फिर कहते कि हम तो आ ही गए हैं तो हमको खाना दीजिए, रहने का वो दीजिए, बच्चों की शिक्षा दीजिए। अरे कानून कितना खींचेंगे? वकील कहने लगा कि कानून को खींचने की मांग नहीं है, बस विधिक प्रक्रिया होना चाहिए। तब सीजेआई कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत से गरीब लोग हैं, हम उन पर ध्यान दें। उन्होंने कहा हमारे देश में भी गरीब लोग हैं, नागरिक हैं, क्या वे सुविधाओं और लाभों के हकदार नहीं? और ऐसे लोगों का दोस्तों अपने देश के एक भी गरीब आदमी पर ध्यान नहीं जाता। चूंकि वो मुसलमान हैं इसलिए वो आते हैं। ये बात बता दे रहा हूं, कभी ये लोग हिंदू शरणार्थियों के बारे में एक शब्द लेकर नहीं आए। ये सिर्फ धर्म का मामला है, ये कुछ नहीं है। और अवैध लोगों के लिए अपना सीना छलनी करके बैठ जाते हैं, यह है मामला। तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया क्या आप चाहते हैं कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें? बस यहीं से मातम पसर गया। ये सारे इंडिया अलायंस के लोग बिलखने लगे, ये क्या कर दिया ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनको लग रहा था कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम तो हमारा है। यही कर रहे थे ना 10-11 साल से। अरे कभी तो अच्छे लोग आएंगे, ऐसा क्या है जो आपकी तरह नहीं सोचेंगे, वो देश के लिए भी सोचेंगे। यहीं से मामला पलट गया दोस्तों। और इन इंडी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को यह समझ में आ गया कि न्यायिक प्रक्रिया में उनकी दाल नहीं गिलने वाली है। अब इन लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और चिट्ठी लिख मारी। ये इनका पुराना फंडा है। अब तो नई चिट्ठी का मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप कमेंट कीजिए, जितने भी भारत के राष्ट्रवादी जज हैं, पूर्व जज हैं ये सब, वो सब सामने आए और चिट्ठी लिखे। जानते हैं जिन लोगों ने 30 लोग हैं जिन्होंने इस पत्र पर साइन किया है। कुछ जज है, बाकी तो एक्टिविस्ट वकील है। मैं जरा जजों के नाम बताता हूं। जस्टिस एपी शाह, पूर्व चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट। के चंद्रू, पूर्व जज मद्रास हाई कोर्ट। जस्टिस अंजना प्रकाश, पूर्व जज पटना हाई कोर्ट। और उसके बाद प्रोफेसर मोहन गोपाल, पूर्व डायरेक्टर नेशनल जुडिशियल एकेडमी। डॉक्टर राजीव धवन, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मिस्टर चंदर उदय सिंह, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बाकी सब सीनियर एडवोकेट हैं, नाम पढ़ देता हूं। कामनी जायसवाल, मिहिर देसाई, गोपाल शंकर नारायणन, मिस्टर कॉलिन गोंजल्विस, गौतम भाटिया, फिर शाहरुख आलम, ये तो सीजेआर के भी वर्किंग ग्रुप के हैं। प्रशांत भूषण, निखिल डे, प्रसन्ना कुमार, वेंकटेश सुंदरम, इंदु प्रकाश सिंह, बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। क्या पढ़ूं आपको, मचलोगे। अब आप समझिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहां पर निशाना लगाया। पूरा लेटर आपको दिखा दे रहा हूं। अच्छा क्या लिखा गया है जरा वो भी देखिए। एक एक करके मैं कुछ हिस्सा पढ़ता हूं। देख रहे हैं, ये पहला हिस्सा देखिए। We would like to bring to your notice that the United Nations has described the Rohingya as the most persecuted minority in the world. मैं हिंदी में ही करके पढ़ता हूं। पत्र में लिखा है, वे बौद्ध बहुल म्यांमार में एक एथनिक माइनॉरिटी हैं जिन्होंने दशकों तक हिंसा और भेदभाव सहा है। नागरिकता न मिलने के कारण रोहिंग्या बिना देश के हैं। वे पिछले कई सालों से लहरों की तरह पड़ोसी देशों में भागे हैं, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सेना के हाथों एथनिक क्लिंजिंग और नरसंहार बताया। वे भारत भाग रहे हैं जैसे उनके पहले के सदियों के रिफ्यूजी बेसिक सुरक्षा की तलाश में है। अब तो यहां पे योगी वाला सिस्टम चाहिए। मैं तो कहता हूं बड़ा दर्द उमड़ रहा है। पूछना चाहिए, जब पूरी दुनिया में 50 से अधिक मुस्लिम देश हैं तो क्यों एक हिंदू देश में ही घुसने की जरूरत है जहां हिंदू बहुल है? इसलिए कि इसको भी इस्लामिक देश बना दिया जाए।
लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, इस देश को ऐसे लेफ्ट लिबरल ने उतना जितना नुकसान पहुंचाना है इतना मुगल राजाओं ने नहीं पहुंचाया। आपको बता देता हूं मैं। अगला पैराग्राफ देखिए। जुडिशरी के हेड के तौर पर, मैं हिंदी करके पढ़ रहा हूं, चीफ जस्टिस सिर्फ लीगल ऑफिसर नहीं है बल्कि गरीबों, बेसहारा लोगों और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के कस्टोडियन और आखिरी जज भी हैं। आपके शब्दों का सिर्फ कोर्ट रूम में ही नहीं बल्कि देश की अंतरात्मा में भी वजन होता है और इसका हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी और दूसरी सरकारी अथॉरिटीज पर सीधा असर पड़ता है। यह तो बात है ही, पड़ता है। और इसीलिए तो मैं सैल्यूट करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। देख रहे हैं ना कैसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यहां अगर किसी मुस्लिम की जगह दूसरे धर्म के लोग होते ना तो ये एसी रूम में बैठ करके चादर तान करके सो रहे होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा एकदम ड्राई फ्रूट्स खा करके मस्ती में झूम रहे होते, लहरों की तरह बह रहे होते। यह हाल है। तीसरा पैराग्राफ पढ़िए, मैं हिंदी कर रहा हूं दोस्तों। रोहिंग्या असल में भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा के हकदार हैं, ना कि सिर्फ थर्ड डिग्री उपायों से सुरक्षा की। नागरिक भी बना दिया। तो भारत का नागरिक और विदेशी नागरिक में अंतर क्या है? ये लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए किस तरीके से आतुर हैं उसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। यहां लिखते हैं, यह मौलिक अधिकार किसी भी नागरिक या भारत में रहने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को मिलता है। और पुराना एक हवाला देते हैं कि माननीय कोर्ट ने माना है कि राज्य हर इंसान की जिंदगी और आजादी की रक्षा करने के लिए बाध्य है, चाहे वो नागरिक हो या कोई और। पूरा ठेका लेके बैठे हैं। काहे नहीं पाकिस्तान में जाके बोलते हैं? जाइए ना, वहां भी हाई कोर्ट में चले जाइए, बोलिए हम तो मानवता के उपासक हैं, 4 डंडे लगा के भेज देंगे। और मैं आपको आगे पढ़ता हूं दोस्तों। ऐसी टिप्पणियां रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों के खिलाफ बेंच की तरफ से भेदभाव की आशंका का एक वाजिब आधार देती है और इस चिंता का भी कि वे हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के मामले में न्यायपालिका में जनता के भरोसे और विश्वास पर बुरा असर डालेंगे। दुनिया में कहीं नहीं हो सकता दोस्तों, कहीं नहीं। जहां ये कहने के लिए यहां बहुत सारे लोग नाम दिखेंगे हिंदू हैं, नहीं, मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं आपको एक कहानी दिखाऊंगा कि यूपी के एक व्यक्ति हैं, नाम हिंदू है और वो पादरी बन चुके, एससी का फायदा उठाते हैं और ईसाई धर्म का काम करते हैं। उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ ही अभियान चलाते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे ही फायदा उठाते हैं। ये आप समझ जाइए दोस्तों। अब इन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ही भेदभाव का आरोप लगा दिया है। आप समझ लीजिए। मैं आपको बताऊं, जो ये मामला चल रहा था ना, सरकार की तरफ से याचिका में दलील दे रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने एक बात बड़ी बात कही थी। वो तो आरटीआई पर ही सवाल उठा रहे, आरटीआई बोल रहा हूं, जो ये पिटीशन डालते हैं ना, कि ये जो पिटीशन आते हैं ना, ये जो प्रभावित व्यक्ति है ना वो नहीं डालता, बस बल्कि उसके पीछे से कोई एक्टिविस्ट आकर खड़ा हो जाता है जिसका कोई अधिकार ही नहीं है, कुछ नहीं पता है। कायदे से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को ऐसी याचिकाओं में न केवल खारिज करना चाहिए बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर जुर्माने का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि इस तरह के फर्जी याचिकाओं को कोर्ट लाने में ये 100 बार सोचें। अब अदालत ने इन सभी याचिकाओं को 3 समूहों में बांट दिया है। अलग अलग सुनवाई होगी और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इंतजार कीजिए, मैं भी देखता हूं ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग उठ करके सीजेआई को चिट्ठी लिख रहे हैं ना, आखिर सीजेआई उसको किस तरीके से लेते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, देखिए इसमें एक ऑप्शन होता है मेंबरशिप का। आप जब मेंबर बनते हैं तो मुझे और ताकत प्रदान करते हैं। आप मेंबरशिप लेते हैं तो हमें पता चलता है कि आप मेरे पीछे बिल्कुल पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तो ज़रूर मेंबरशिप लीजिए। मैं तो कहूँगा आप मेंबरशिप लेंगे तो हम एक मजबूत कम्युनिटी भी बनते हैं। और हाँ, HB मेलोडी पर मेरा गीत रेडी है दोस्तों, क्लिक कीजिए, लिंक में भी है।
और संघ की अनसुनी कहानियां, अगर ये पुस्तक में कोई भी दिक्कत हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी है। मैसेज कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।